हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। साइंस की हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं, केमिस्ट्री के, बायो के, और अब हम फिजिक्स के टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का वो है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है, जी की वैल्यू किन किन बातों पे डिपेंड करती है, किस तरीके से अगर न्यूमेरिकल फॉर्म करने होंगे तो किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस टॉपिक को आप साइंस के टॉपिक को आप करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि कर्नाटका में जब नई एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करने की बात हो रही थी तब बोला था कि ये जो ग्रेविटी है, ये जो न्यूटन के लॉज हैं, न्यूटन ने जो हमें ग्रेविटी के बारे में बताया, उसके पहले हमें जो है महर्षि ब्रह्मगुप्त से इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, तो इस बारे में चर्चा की गई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि साइंस और करंट भी आपस में कहीं ना कहीं लिंक हुए हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं। हाथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको आप नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे तो मिल जाएगी, आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। सो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे, और इसके पहले के जो भी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके साइंस की सीरीज़ में आप वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो सभी लोग बचपन से एक थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं कि एक दिन न्यूटन एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे और सडनली उनके सर पर एप्पल गिरता है और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। बिल्कुल सही बात है, हम ऐसा ही पढ़ते हैं, और हम यही पढ़ते हैं कि ग्रेविटी के बारे में हमें न्यूटन ने बताया था, आइजैक न्यूटन के द्वारा हमें ग्रेविटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन 7th सेंचुरी में न्यूटन से बताने से कई साल पहले ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा जो है वो ग्रेविटी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। अब अर्थ के अगर बाजू में, अर्थ के नियर जो ऑर्बिट्स हैं उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलेंगे। जैसे कि अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है, लेकिन कई बार हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन पर्पस के लिए लॉन्च करते हैं। तो जो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो ऑर्बिट है वहाँ पर जो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं उन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। बोला जा रहा है कि इनकी पीरियड कितना होता है, तो इनका पीरियड जो है वो 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वन ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो कि अर्थ की इक्वेटर के अबव लगभग 22,223 22,236 माइल्स जो है वो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और इनको चक्कर लगाने में, अर्थ का एक चक्कर लगाने में 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स लगते हैं, जो कि एक दिन के बराबर होता है। तो जितने समय में पृथ्वी घूमती है उतने समय में वो भी घूमते हैं, तो ऐसा स्टेशनरी दिखाई देते हैं वो, है ना, क्योंकि साथ साथ पृथ्वी के साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए इन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि हमें आइजैक न्यूटन से बताया, उन्होंने कहा कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, चाहे मैं और मेरा लैपटॉप हो, मैं और मेरा फ़ोन हो, मैं और ये पेन हो, अर्थ और मैं हूँ, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और इन्होंने बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, मतलब F इज़ प्रपोर्शनल टू m1 एंड m2। साथ ही साथ इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, तो फोर्स इज रेसिप्रोकल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो फोर्स आपका कम होगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि दो मैग्नेट हैं, दो मैग्नेट को अगर आप पास पास लाते हो तो वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप उनको दूर पे ले जाओगे तो उनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। वैसे ही दो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो पास पास है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर इन्होंने इस ये प्रोपोर्शनल का साइन है ना, इस साइन को हटाया और यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 इज अपॉन डी स्क्वायर, और इस g को ही हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हमको इस g की वैल्यू पता चली थी, और इस g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है विच इज़ G, और इसे ही हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया?
अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो हम अर्थ से जुड़े हुए हैं। इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वो भी ग्रेविटेशन के कारण ही प्रेजेंट है। इसके अलावा अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाते हैं, दूसरे सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, वो भी एक रीज़न ग्रेविटेशन ही है। हमारे समुद्र में हाई टाइड्स आते हैं तो वो भी रीज़न क्या है, ग्रेविटेशन ही है। हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ या दूसरे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो भी क्या है, ग्रेविटेशन ही है। तो इस तरीके से कई सारे एप्लीकेशन ग्रेविटेशनल लॉ के देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। अब एक और टर्म होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से बताते हैं। तो समझिएगा, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये कैपिटल जी होता है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से बताते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक बॉल है और आप छत पर हैं और छत से आपने वो बॉल नीचे फेंक दी, तो वो बॉल नीचे फ्री फॉल होगी। तो जब फ्री फॉल हो रही है, नीचे गिर रही है, तो उसकी एक अपनी स्पीड होगी ना, अपना एक एक्सेलरेशन होगा, उसे ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। When an object falls towards the earth, there is change in its acceleration due to the gravitational force of the earth. This is called the acceleration due to gravity, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर हो गया। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो कैपिटल जी है ना, ये सभी जगह सेम होता है। अर्थ पे सेम होगा, मून पर, इक्वेटर पे, पोल्स पे, ओशियंस में, माउंटेन्स में जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, विच इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। वहीं स्मॉल जी जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो जगह और स्थान के हिसाब से चेंज होता है। इक्वेटर पे अलग वैल्यू होगी, पोल्स पे अलग होगी, माउंटेन पे अलग होगी। तो स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल होती है। फिर भी हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके है, चलो आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द मास ऑफ अर्थ इज़ नॉट चेंज एंड इट्स रेडियस डिक्रीज बाय 1%, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वुड बी। तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम अपने अर्थ के मास को चेंज नहीं करते हैं लेकिन उसकी रेडियस को 1% हम घटा देते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या अंतर आएगा? तो आंसर हो जाएगा कि इंक्रीज़ हो जाएगा। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 2%। ये तो मैंने थ्योरी में आपको बता दिया, लेकिन सॉल्व कैसे हुआ, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, F इज इक्वल टू एम ए हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से पता चलता है। अभी हमने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देखा, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो क्या हो जाएगा? एम जी जी एम एम डी स्क्वायर। एक एम से एक एम काट दीजिए, तो क्या हो गया? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, विच इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम क्या होता है? मास ऑफ द अर्थ होती है, और डी क्या होती है? रेडियस ऑफ द अर्थ होती है। तो मास को चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन रेडियस को आप 1% बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? 1 सेकेंड डिक्रीज कर रहे हो। रेडियस को आप 1% क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो देखो, ये इन्वर्सल प्रोपोर्शनल है। अगर डी को डिक्रीज करोगे तो जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो जी का फॉर्मूला क्या हो गया है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। मास को चेंज नहीं किया है, लेकिन आर की वैल्यू को अगर आप कम करोगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, और आर की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो जी की वैल्यू कम होगी। तो उस हिसाब से इंक्रीज हो गया है वो, ठीक है। और 2% ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनता है ना, इतना ही पूछा जाता कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आपने वो चीज़ समझ ली है कि अगर मास सेम है और रेडियस को अगर आप 1% डिक्रीज करते हो तो जी की वैल्यू 2% से इंक्रीज हो जाती है। तो आप इस पूरा कैलकुलेशन को भी समझ सकते हो, जो कि कभी एग्जाम में बनता नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या है। तो अभी हमने देखा कि जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। इसकी यूनिट याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कैपिटल जी की वैल्यू होती। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जी याद रखेंगे कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में जी की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि फैक्टर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। अब स्मॉल जी की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जो कैपिटल जी है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन स्मॉल जी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ये मतलब है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। कैपिटल जी हमेशा सेम रहता है, स्मॉल जी वेरी होता है, और यूनिट पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कैपिटल जी की वैल्यू है। स्मॉल जी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है।
अब स्मॉल जी की वैल्यू जैसा कि मैंने कहा कि जगह के हिसाब से चेंज होती है। हम सभी को पता है कि इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस ज़्यादा है और पोल्स की तरफ अर्थ की रेडियस कम है। लगभग 21 किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो पोल की रेडियस और अर्थ की रेडियस पे है। तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, मतलब आर की वैल्यू इक्वेटर पे ज़्यादा है। इसका ये मतलब हुआ कि जी की वैल्यू कम होगी इक्वेटर पे, और पोल्स की तरफ आर की वैल्यू कम है तो जी की वैल्यू पोल्स पे ज़्यादा होगी। तो जी की वैल्यू जो है वो इक्वेटर पे सबसे कम होती है और पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है। याद रह जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है इसलिए जी की वैल्यू कम है, पोल्स पे रेडियस कम है इसलिए जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है। स्मॉल जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? पोल्स पे। और मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है? इक्वेटर पे होती है। आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे या अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे, दोनों ही केस में जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे या अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे, दोनों ही केस में जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर आप सेंटर में जाएंगे तो जी की वैल्यू वहां पर 0 हो जाएगी। ओके है, चलो अगली बात करते हैं। व्हेन बॉडी फॉल टूवर्ड्स अर्थ इट्स मोशन इज नोन ड्यू टू। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप गिराओगे तो वो नीचे ही गिरेगा। ये मेरा पेन है, इसको मैंने छोड़ा, ये नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स अर्थ अपनी तरफ लगा रही है। वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट? वेट की यूनिट क्या होती है? तो वेट तो हमें पता है F इजिकल टू एम ए होता है। इसको हम F इजिकल टू एम जी लिख सकते हैं। इसी को हम F को हम एम डब्ल्यू इजिकल टू एम जी भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका वेट। ये कहलाता है आपका वेट, और वेट की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, Who said that in the universe every body exert a gravitational force on the every other body? किसने कहा है कि हर एक बॉडी का अपना एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दूसरी बॉडी पे लगता है, और दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये बात किसने कही है? तो ये बात सर आइजैक न्यूटन ने कही है, क्योंकि ग्रेविटेशन के बारे में हमें न्यूटन ने ही बताया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ। अब जी की वैल्यू कब डिक्रीज होती? तो हमको पता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। पूछा गया है कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ, तो किसके साथ डिक्रीज होगी जी की वैल्यू? तो जी की वैल्यू एल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है ना। अब जैसे मैंने कहा, अर्थ सरफेस से अगर आप ऊपर जाओगे या अर्थ सरफेस से आप नीचे जाओगे, तो दोनों केस में जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बातें लिखी हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द बॉडी। तो ये तीन बातें भी याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं, ये दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? तो इस सेम ऑन द इक्वेटर एंड पोल। पोल और इक्वेटर पे सेम होती है, पोल पे कम होती है, इक्वेटर पे कम होती है, या इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो क्या बात सही है? तो सही आंसर हो जाएगा कम होती है। कहाँ पर? इक्वेटर में। तो इक्वेटर में जी की वैल्यू सबसे कम होती है और पोल्स पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में एक फोर्स लग रहा है विच इज एफ। इफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर हाफ्ड, अगर मास को m/2 और m/2 कर देते हैं और डिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या अंतर आएगा? ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। आसान सा प्रश्न है, देख लेते हैं। F इज इक्वल टू हमें पता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ऐसा ही होता है। अब बोल रहा है ये कि m को हाफ कर दो, दूसरे m को भी हाफ कर दो, लेकिन डिस्टेंस को सेम रखो। तो नया जो f आएगा वो क्या बन रहा है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन अपॉन में 1/4 भी हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि f अपॉन 4 जो है वो नया ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बॉय इज ब्रिलिंग अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। एक व्यक्ति है, उसने एक स्टोन को धागे से बांधा है और धागे को पकड़ के सर्कुलर पाथ में पत्थर को, स्टोन को घुमा रहा है। ठीक है, और सडनली जो उसकी स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो सडनली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो उस स्टोन का क्या होगा? तो जब आप घुमाते हो तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप घुमा रहे हो और अचानक से धागा टूट जाए तो वो अपने टेंजेंट मतलब 90 डिग्री पे जाके के गिरता है। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है।
तो आप ये बचपन में भी आपने शायद किया होगा, नहीं किया है तो आज करके देख लेना। तो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में जाके ये गिरेगा। तो विल मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंटल टू द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के टेंजेंट का मतलब होता है 90 डिग्री पे जाके गिरेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम कैपिटल जी की वैल्यू की बात करें तो कैपिटल जी की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो देखो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, राइट। अगर हम इसको लिखें F r स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी, जहाँ पे F तो फोर्स है, R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, M क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और M दूसरा M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो कैपिटल जी की वैल्यू डिपेंड ऑन मास ऑफ द अर्थ ओनली, डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द अर्थ ओनली, डिपेंड ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कैपिटल जी की अगर हम वैल्यू देखें तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है द एटमोसफियर इज हेल्ड टू अर्थ बाय। हमारे चारों तरफ हम एटमोसफियर देखते हैं, बहुत सारी गैसेस देखते हैं, वो क्यों है, तो वो ग्रेविटी के कारण है। क्यों है वो, ग्रेविटी के कारण है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हमारे पास एटमोसफियर भी नहीं होता। अगर हम बात करते हैं मून के बारे में, तो मून के पास एटमोसफियर नहीं है, क्योंकि मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपेरिजन में 1/6 है, पहली चीज़ ये। और दूसरा कि मून में स्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हम हिंदी में पलायन वेग कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप ऊपर उछालोगे तो सर्टेन ऊंचाई पे जाने के बाद वो वापस अर्थ पे आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंको तो वो हमारे अर्थ के ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगा और कभी अर्थ पे लौट कर नहीं आएगा। तो ये कहलाती है स्केप वेलोसिटी, जिसे हम पलायन वेग कहते हैं। तो अर्थ का पलायन वेग ज़्यादा है, जबकि मून का पलायन वेग या स्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है, इसलिए जितने भी एयर पार्टिकल्स है वो छोड़ के मून को चले जाते हैं, और ग्रेविटी भी अर्थ के कंपैरिजन में मून की 1/6 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r इज। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, तो देखिए जो वेट होता है, वेट जो होता है, वेट अभी हमने देखा था mg होता है। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, और सेंटर पर ग्रेविटी 0 होती है तो उस व्यक्ति का जो वेट होगा वो भी 0 हो जाएगा। ओके है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन इन एयर। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट 10 न्यूटन है, ठीक है। व्हेन इमर्ज फुली इन अ वाटर इट वेट ओनली 8 न्यूटन। मतलब जब इसको उस ऑब्जेक्ट को हमने किसी पानी में डाला और हमने देखा कि उसका वेट 8 न्यूटन हो जाता है, पहले इसका वेट 10 न्यूटन था। तो बोला जा रहा है कितना वेट का लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो पहले 10 न्यूटन था, अब 8 न्यूटन दिखा रहा है पानी में डुबोने के बाद, मतलब इसने 2 न्यूटन का जो वाटर है वो डिस्प्लेस किया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ा आसान सा था ये। ट्रू वेट 10 था, फिर अपरेंट वेट 8 था, मतलब 10 - 8 इज इक्वल टू 2 न्यूटन वेट जो है वो लिक्विड के द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। When a mango fall from a mango tree then, अगर कोई आम के पेड़ से गिरता है, इसका ये क्या मतलब है कि मैंगो और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो बोथ द मैंगो एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा प्रश्न था ये। अब एक जहाज जो है वो सी वाटर पे फ्लोट होती है, क्यों? तो आपको पता है आर्किमिडीज की थ्योरी आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में इमर्ज करते हैं, पानी में डुबाते हैं, तो वो अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता है, ठीक है ना। और आपने बियोंसी थ्योरी भी पढ़ी होगी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हो तो पानी भी उस ऑब्जेक्ट पे नीचे से फोर्स लगाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक बकेट थी, इसमें पानी भरा हुआ था, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन पानी भी इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसे हम बियोंसी फोर्स भी कहते हैं। ये कुछ बातें होती हैं। तो एक शिप जो है, एक जहाज जो है वो सी वाटर में फ्लोट करता है, क्यों? क्योंकि ये अपने वेट से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर लेता है। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ शिप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना पानी वाटर का डिस्प्लेस किया गया है शिप के बराबर, उसके वेट के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज। तो मून के सरफेस पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? तो ग्रेविटी 1/6 है, तो वेट भी क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ मास और वेट के बारे में।
मास और वेट के बारे में। मास जो होता है किसी भी व्यक्ति का वो हमेशा हर कहीं सेम होता है। जैसे मेरा मास अगर 40 केजी है तो वो अर्थ पे भी 40 केजी होगा, मून पे भी 40 केजी होगा, इक्वेटर पे या फिर माउंट एवरेस्ट पे कहीं पे भी 40 केजी ही मेरा वेट रहेगा, मास रहेगा। लेकिन वेट जो होता है, वेट जो है वो जी पे डिपेंड करता है। जी की वैल्यू ज़्यादा तो वेट ज़्यादा, और जी की वैल्यू कम मतलब वेट कम। तो याद रखेंगे कि मास सेम होता है बट वेट जो होता है वो वेरी होता है। मास की यूनिट केजी होती है और वेट की यूनिट जो है अभी हमने देखी है न्यूटन होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या वैल्यू होती है, स्मॉल जी की पूछी गई है वैल्यू, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 केजी है मून पर, तो उसका वेट अर्थ पे क्या होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मून पर 40 केजी है तो अर्थ पे भी उसका मास 40 केजी होगा, क्योंकि हमें पता है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। एम कितना है, मास 40 केजी, जी कितना होता है 9.8, मल्टीप्लाई करोगे तो 392 न्यूटन जो है वो हमारा वेट हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि मास चेंज नहीं होता और वेट आप इस तरीके से mg फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेगा, आप निकाल कैलकुलेट कर सकते हो। आप वेट मून पे भी निकाल सकते हो, जो टोटल वेट आया था ना उसको 1/6 कर दोगे तो 66 न्यूटन जो है वो वेट मून पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब पूछा है कि जो कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या है। तो देखो एफ, अभी देखा था हमने, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर यही होता है। एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी आप निकाल सकते हो। तो एफ फोर्स है, फोर्स मतलब न्यूटन, आर रेडियस है, रेडियस मतलब मीटर का स्क्वायर, और ये हो गया किलोग्राम का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, इस तरीके से तो आप यूनिट निकाल सकते हो। अगर आपने यूनिट निकाल रही है तो आप MLT फॉर्मूला भी निकाल लोगे। ठीक है, तो MLT फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m-1 L3t-2, मतलब ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। निकालना कैसे है, तो देखो फोर्स का MLT फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2 फोर्स का फॉर्मूला होता है। रेडियस L स्क्वायर हो गया, ये मास M स्क्वायर हो गया, तो आप इसको काटा पीटी करेंगे तो m-1 L3t-2 आ जाएगा। तो इस स्क्रीनशॉट की मदद से आप निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू किन बातों पर निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही, उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमको कमेंट में देंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था ग्रेविटी जो हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हीट एंड टेम्परेचर पे चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम कन्वर्जन देखेंगे किस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन को आपस में चेंज कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।